ये अजीब नहीं लगता कि माइक्रोस्कोप या डीएनए टेस्ट जैसे शब्दों के इजाद होने से हजारों साल पहले ही इंसान असल में जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा था? बिल्कुल। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं थी। 8000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक लैब के एक बहुत गहरे रहस्य को समझ लिया था। हाँ, उन्हें पता था कि प्रकृति में जो ये इतनी विविधता है, जो अलग अलग रूप है, उसका कारण कहीं ना कहीं लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा है। सही कहा। और ये सिर्फ चीजों को देखने या ऑब्जर्व करने तक सीमित नहीं था। उन्होंने इस जानकारी का बाकायदा इस्तेमाल किया। जंगली पौधों और जानवरों की विशाल आबादियों में से उन्होंने चुन चुनकर केवल उन जीवों का प्रजनन कराया जिनमें उनके काम के लक्षण थे। जैसे कि पंजाब की साहीवाल गायों का ही उदाहरण ले लीजिए। पीढ़ियों तक कृत्रिम चयन यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का इस्तेमाल करके इन्हें विकसित किया गया। हाँ, भले ही उस समय के लोगों को डीएनए या जीन्स का कोई वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन ये तय था कि उन्हें मालूम था कि कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाने चाहिए। उन्होंने प्रकृति की प्रक्रिया को अपने हिसाब से मोड़ना शुरू कर दिया था। तो चलिए आज के इस गहराई से किए जाने वाले अध्ययन में इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज का हमारा मिशन आनुवंशिकी और वंशागति के मूलभूत सिद्धांतों को समझना है। बिल्कुल। और ये जानना है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं और कैसे 1 सदी पहले मटर के पौधों पर हुए प्रयोगों ने आधुनिक विज्ञान की पूरी नींव रख दी। इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं, लेकिन इस पूरे विषय को समझने से पहले क्या हमें कुछ बुनियादी शब्दों को नहीं समझ लेना चाहिए? हाँ, सबसे पहले 2 चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इनहेरिटेंस यानी वंशागति और वेरिएशन यानी विविधता। इनहेरिटेंस वो प्रक्रिया है जिससे माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। मतलब यही वो नियम है जो तय करता है कि इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। और वेरिएशन? दूसरी ओर वेरिएशन वो पैमाना है जो यह तय करता है कि कोई बच्चा अपने माता पिता से या अपने ही भाई बहनों से कितना अलग दिखता है। प्राचीन काल का ज्ञान सिर्फ इसी वेरिएशन के अवलोकन तक सीमित था। इसके पीछे के सटीक विज्ञान का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। और इसी विज्ञान को समझने की कोशिश ने सदियों तक दुनिया के सबसे चतुर दिमागों को उलझाए रखा। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस गुत्थी को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नहीं, बल्कि 19वीं सदी के मध्य में एक बहुत ही शांत और एकांतप्रिय इंसान ने सुलझाया, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे, है ना? हाँ। और वो भी कोई 1 या 2 सीजन नहीं, पूरे 7 साल तक, 1856 से लेकर 1863 तक। 7 साल, बाप रे। लेकिन आखिर मटर ही क्यों और इतने लंबे समय तक क्यों? देखिए, मेंडल का दृष्टिकोण उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने मटर की 14 ट्रू ब्रीडिंग किस्में चुनी। ट्रू ब्रीडिंग से आपका मतलब है कि जो अपने लक्षण नहीं बदलती? बिल्कुल। अगर उस पौधे का लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाए तो वो कई पीढ़ियों तक बिना बदले एक ही जैसे लक्षण दिखाता है। अच्छा। उन्होंने 7 विपरीत जोड़ों का अध्ययन किया। जैसे पौधे की ऊंचाई ले लीजिए, कुछ लंबे थे, कुछ बौने। बीजों का रंग, कुछ पीले, कुछ हरे। और बीजों का आकार भी, कुछ गोल और कुछ झुर्रीदार। हाँ, और 7 साल का समय इसलिए लगा क्योंकि वे हर पीढ़ी का बहुत बारीकी से रिकॉर्ड रख रहे थे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने बागवानी में डेटा साइंस का इस्तेमाल कर दिया हो। जीव विज्ञान में शायद ये पहली बात था जब गणितीय तर्क और स्टैटिस्टिक्स का इतनी गहराई से उपयोग किया गया था। यही तो सबसे बड़ी बात थी। उनके सैंपल का आकार कोई 10-20 पौधों का नहीं, बल्कि हजारों पौधों का था। इस बड़े डेटा ने उनके निष्कर्षों को एक बहुत ही ठोस आधार दिया। और गणित का यही इस्तेमाल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो उनका सबसे पहला प्रयोग क्या था? उनका सबसे बुनियादी प्रयोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इसमें उन्होंने सिर्फ एक लक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। मान लीजिए, एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने मटर के पौधे से कराया गया। तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ, जिसे F1 पीढ़ी कहते हैं? उसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। यहीं पर एक आम इंसान के नजरिए से सवाल उठता है। मतलब अगर एक लंबे और एक बौने पौधे को मिलाया जाए तो लॉजिक तो यही कहता है कि बीज के कद का पौधा बनना चाहिए। क्या लक्षण आपस में मिलकर एक नया रूप नहीं बनाते? यही तो वो धारणा थी जिसे मेंडल ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। सारे के सारे? बौनापन बिल्कुल गायब हो गया। हाँ, बौनापन पूरी तरह से गायब हो गया था। कोई भी पौधा बीज के कद का नहीं था, यानी लक्षणों में कोई ब्लेंडिंग या मिलावट नहीं हुई। क्या बात है। लेकिन असली रहस्य तब खुला
जब उन्होंने इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों को आपस में ही क्रॉस कराया। जो अगली पीढ़ी आई, जिसे F2 पीढ़ी कहते हैं, उसमें बौने पौधे अचानक से वापस आ गए। अरे, मतलब जो गुण पहली पीढ़ी में छिप गया था, हाँ। वो खत्म नहीं हुआ था, बस बैकग्राउंड में इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। और मजेदार बात यह है कि F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात 3:1 था। 3:1। हाँ। यानी 75% पौधे लंबे, हाँ। और 25% बौने। हाँ। इस गणितीय अनुपात ने मेंडल को ये सोचने पर मजबूर किया कि माता-पिता से संतानों में कुछ ऐसी चीज है जो बिना बदले एक स्थिर रूप में आगे बढ़ती है। उन्होंने इन्हें फैक्टर्स का नाम दिया। और आज की भाषा में हम इन्हीं फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम एक ही लक्षण के अलग अलग रूपों की बात करें, जैसे लंबाई के लिए एक जीन है और बौनेपन के लिए दूसरा, तो इन्हें एलील कहा जाता है। कैपिटल T लंबेपन के लिए और स्मॉल t बौनेपन के लिए। और यहीं से जन्म होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता के नियम का। हाँ, और इसके साथ ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी विसंयोजन का नियम भी। अगर किसी पौधे में एक कैपिटल T और एक स्मॉल t है, तो वो पौधा लंबा ही होगा। क्योंकि कैपिटल T डोमिनेंट है और स्मॉल t रिसेसिव है ना? बिल्कुल सही। जो बाहर से दिखता है, जैसे पौधे का लंबा या बौना होना, उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जो अंदर की जेनेटिक बनावट है, जैसे कैपिटल TT, कैपिटल T स्मॉल t या स्मॉल tt, उसे जीनोटाइप कहते हैं। ये तो बड़ा ट्रिकी हो गया। बाहर से देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है। अगर सामने एक लंबा पौधा खड़ा है, तो वो अंदर से शुद्ध TT भी हो सकता है और मिलावटी TT भी। एकदम सही पकड़ा आपने। इस पहेले को सुलझाने के लिए मेंडल ने एक बहुत ही चतुर तरीका निकाला, जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस, वो कैसे काम करता है? अगर किसी लंबे पौधे का असली जीनोटाइप जानना हो, तो उसका क्रॉस एक बौने पौधे यानी स्मॉल TT के साथ करा दिया जाता है। अच्छा, तो अगर अगली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पौधा शुद्ध TT था। हाँ, और अगर आधी संतानें लंबी और आधी बौनी होती हैं, तो वो TT था। इन सारी संभावनाओं को एक चौकोर बॉक्स बनाकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, जिसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। तो मेंडल के हिसाब से नियम बहुत साफ है। कोई मिलावट नहीं होगी, ब्लेंडिंग नहीं होगी। एक लक्षण हमेशा दूसरे पर भारी पड़ेगा। लेकिन क्या प्रकृति सच में इतने सख्त नियमों से चलती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो कई बार माता पिता के गुण बच्चों में थोड़े मिले जुले नजर आते हैं। जैसे अगर अलग अलग रंग के फूलों को मिलाया जाए, तो क्या हमेशा एक ही रंग हावी होगा? देखिए, प्रकृति कभी कभी अपने ही नियम मोड़ देती है। मेंडल के प्रयोग मटर के लिए एकदम सही थे, लेकिन जब बाद में वैज्ञानिकों ने दूसरे पौधों पर यही प्रयोग दोहराए, तो नतीजे कुछ अलग ही आए। मतलब ब्लेंडिंग हो गई? कभी कभी F1 पीढ़ी का फिनोटाइप दोनों में से किसी भी माता पिता से मेल नहीं खाता था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्नैपड्रैगन या जिसे डॉग फ्लावर कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है। डॉग फ्लावर, हाँ, मैंने देखा है। क्रॉस सफेद फूल वाले पौधे से कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में लाल या सफेद फूल नहीं आते। तो कौन से रंग के आते हैं? बल्कि गुलाबी फूल खिलते हैं। अरे वाह! तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लाल और सफेद पेंट को मिलाकर गुलाबी रंग बना दिया गया हो। मेंडल का नो ब्लेंडिंग वाला नियम यहाँ टूटता हुआ नजर आता है। देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन जब इन गुलाबी फूलों को आपस में क्रॉस कराया गया, तो F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफेद फूलों का अनुपात 1:2:1 आया। 1:2:1। हाँ, जेनेटिक अनुपात तो मेंडल के मटर वाले प्रयोग जैसा ही था, लेकिन फिनोटाइप अनुपात 3:1 के बजाय 1:2:1 हो गया। इसका सीधा मतलब ये था कि लाल रंग का जीन पूरी तरह से सफेद रंग के जीन पर हावी नहीं हो पाया। बिल्कुल, गुलाबी पेंट वाली बात तो समझ आ गई, जहां रंग मिल गए। लेकिन एक और स्थिति होती है जिसे को-डोमिनेंस या सहप्रभाविता कहते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये मुझे हमेशा एक चेकरबोर्ड जैसा लगता है, जहां लाल और सफेद दोनों रंग स्पष्ट रूप से एक साथ दिखाई देते हैं, बिना एक दूसरे में मिले। चेकरबोर्ड की उपमा इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। मानव शरीर में हमारा ABO ब्लड ग्रुप इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। ब्लड ग्रुप्स, वो कैसे? हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर शुगर के कुछ पॉलीमर होते हैं। इन्हें नियंत्रित करने वाला जीन, जिसे आई कहते हैं, उसके 3 अलग-अलग एलील होते हैं, कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल i। मतलब एक ही जीन के 3 अलग-अलग रूप? ये तो एक नई बात हो गई, जिसे मल्टीपल एलील्स कहते हैं। हाँ, और इंसान डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए हमारे पास इन तीनों में से कोई 2 एलील ही हो सकते हैं।
तो वे शुगर कैसे बनाते हैं? IA और IB दोनों अलग-अलग तरह की शुगर बनाते हैं, जबकि स्मॉल I कोई शुगर नहीं बनाता। अब सोचिए अगर किसी व्यक्ति के पास IA और IB दोनों एलील आ जाएं तो क्या होगा? चूंकि दोनों ही प्रभावी हैं, कोई भी दूसरे से कम नहीं है, इसलिए वे दोनों ही अपनी अपनी शुगर बनाएंगे। दोनों ने एक साथ खुद को एक्सप्रेस किया और उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB हो गया। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि डोमिनेंस किसी जीन का अपना कोई स्वतंत्र या स्थायी गुण नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि जीन आखिर करता क्या है। असल में हर जीन के पास एक विशिष्ट एंजाइम बनाने की रेसिपी होती है। ठीक है। मान लीजिए एक जीन है जो एक नॉर्मल एंजाइम बनाता है। ठीक है। म्यूटेशन के कारण उस जीन का एक नया रूप बन जाता है। अब ये बदला हुआ एलीन या तो एक कमजोर एंजाइम बना सकता है, या कोई काम ना करने वाला एंजाइम बना सकता है, या फिर कुछ भी नहीं बनाएगा। तो अगर वो कमजोर एंजाइम भी बनाता है तब भी शरीर का काम चल जाता है और बाहरी रूप से सब नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर वो एंजाइम बनाना ही बंद कर दे तब पता चलता है कि वो रिसेसिव हो गया है। मटर के बीजों में स्टार्च के निर्माण का उदाहरण इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है। इसे कैपिटल B और स्मॉल b जीन कंट्रोल करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? कैपिटल BB वाले बीजों में बहुत अच्छे से स्टार्च बनता है और वे आकार में गोल होते हैं। स्मॉल BB वाले बीजों में स्टार्च कम बनता है और वे झुर्रीदार होते हैं। अब जो BB वाले बीज हैं वो आकार में तो गोल होते हैं। तो इस हिसाब से कैपिटल B डोमिनेंट हुआ। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर हम उनके अंदर स्टार्च के कणों का आकार देखें तो BB वाले बीजों में स्टार्च के कण BB जितने बड़े नहीं होते और BB जितने छोटे नहीं होते। वे बीज के आकार के होते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अगर बीज के आकार को देखें तो ये पूर्ण प्रभाविता है, लेकिन अगर स्टार्च कणों के आकार को देखें तो ये अपूर्ण प्रभाविता है। यानी एक ही जीन इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके किस गुण को देख रहे हैं, अलग अलग व्यवहार कर सकता है। बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन अभी तक की चर्चा में हमने एक समय पर सिर्फ एक ही लक्षण को देखा है। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन किसी भी जीव में हजारों लक्षण होते हैं। अगर हम एक साथ 2 लक्षणों का अध्ययन करें तो क्या ये सारे जीन्स एक दूसरे के रास्ते में आते हैं? मान लीजिए हम बीज के रंग और उसके आकार दोनों को एक साथ देख रहे हैं। इसे जांचने के लिए मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। अच्छा, उसमें क्या किया था? उन्होंने गोल पीले बीजों वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधे से कराया। F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल और पीले थे, जो कि अपेक्षित था क्योंकि वे दोनों प्रभावी गुण हैं। लेकिन F2 पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में एक बहुत ही खास गणितीय पैटर्न सामने आया। वही मशहूर 9:3:3:1 का अनुपात। ये ना? बिल्कुल। 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा। लेकिन यह अनुपात इतना खास क्यों है? सिर्फ मटर गिनने से इतनी बड़ी बात कैसे साबित हो गई? क्योंकि ये अनुपात कोई जादुई नंबर नहीं है, बल्कि 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसों का गणितीय गुणनफल है। इससे मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभ्युकन का नियम दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक लक्षण का अगली पीढ़ी में जाना दूसरे लक्षण के जाने से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। बीज का रंग इस बात की परवाह नहीं करता कि बीज का आकार कैसा होगा। दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं। कमाल है। और ये सब 1865 में प्रकाशित हो गया था। लेकिन विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जीव विज्ञान की दुनिया ने मेंडल के इतने शानदार काम को करीब 35 सालों तक पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हाँ, ये सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आखिर उस समय के वैज्ञानिकों को मेंडल की बात पे यकीन क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जीव विज्ञान में गणित घुसा दिया था? देखिए, गणित का इस्तेमाल उस समय के जीव विज्ञानियों के लिए सच में बहुत अजीब और नया था। वो इसके अभ्यस्त नहीं थे। और शायद उनके पास पब्लिसिटी भी नहीं थी। बिल्कुल, संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे कि उनका काम पूरी दुनिया तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, मेंडल ये साबित नहीं कर पाए कि उनके फैक्टर्स शारीरिक रूप से कोशिका के अंदर कहाँ मौजूद हैं। उनके पास कोई भौतिक प्रमाण नहीं था। लेकिन फिर सन 1900 का साल आया। 3 अलग-अलग वैज्ञानिकों डी व्रीज, कॉरिन्स और वॉन शेरमैक ने स्वतंत्र रूप से फिर से वही खोज की जो मेंडल कर चुके थे। हाँ, और तब तक एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। माइक्रोस्कोपी की तकनीक काफी एडवांस हो चुकी थी। माइक्रोस्कोपी, इससे क्या दिखा? माइक्रोस्कोप के विकास ने वो भौतिक प्रमाण दे दिया जिसकी कमी मेंडल को थी।
वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाओं को देखा जो रंगीन हो सकती थीं। और इन्हें ही क्रोमोसोम नाम दिया गया है ना? बिल्कुल। और फिर 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने एक कमाल की समानता देखी। उन्होंने देखा कि कोशिका विभाजन, विशेष रूप से मियोसिस के दौरान, ये क्रोमोसोम बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहे थे जैसे मेंडल के फैक्टर्स करते हैं। वाह, तो क्रोमोसोम और जीन्स का व्यवहार एक जैसा था। हाँ, सटन और बोवेरी का ये ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ध्यान दिया कि क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं और मेंडल के एलील भी जोड़े में होते हैं। मियोसिस के दौरान जब युग्मक यानी गैमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम का जोड़ा अलग हो जाता है। मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम के अलग अलग जोड़े एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अलाइन होते हैं। सटन ने इस क्रोमोसोम के व्यवहार को मेंडल के सिद्धांतों के साथ मिलाया और इसे आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया। तो अब ये साफ हो गया था कि मेंडल के फैक्टर्स दरअसल क्रोमोसोम पर बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ आकर एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। वो क्या? इंसान के पास केवल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हमारे अंदर तो हजारों जीन्स होते हैं। इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स बैठे होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेंडल का नियम कहता है कि सारे जीन्स स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, तो एक ही क्रोमोसोम पर बैठे जीन्स कैसे अलग हो सकते हैं? क्या वे आपस में बंधे नहीं होंगे? इस एक सवाल ने जेनेटिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। ये जानने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर कहते हैं, उस पर प्रयोग शुरू किए। मटर की जगह मक्खियों का चुनाव काफी अजीब लगता है। मक्खियों में ऐसा क्या खास था? जेनेटिक्स के प्रयोगों के लिए फल मक्खियां वरदान जैसी हैं। इन्हें लैब में आसानी से पाला जा सकता है। इनका जीवन चक्र सिर्फ 2 हफ्ते का होता है, यानी बहुत कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। और वो बहुत सारे बच्चे भी पैदा करती होंगी। हाँ, एक बार के मिलन से ये सैकड़ों बच्चे पैदा करती हैं और नर तथा मादा मक्खियों को माइक्रोस्कोप के बिना भी आसानी से पहचाना जा सकता है। तो मॉर्गन ने इन मक्खियों के साथ क्या किया? मॉर्गन ने इन मक्खियों पर डायहाइब्रिड क्रॉस किए, लेकिन उन्हें मंडल वाला 9:3:3:1 का अनुपात नहीं मिला। अच्छा, तो क्या मिला? इससे ये साबित हो गया कि कुछ जीन्स हमेशा साथ रहना चाहते हैं। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई 2 दोस्त बस में सफर कर रहे हों। अगर वे एक साथ वाली सीट पर बैठे हैं तो उनके अलग होने की संभावना बहुत कम है। वो जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। इसे हम टाइटली लिंक्ड कह सकते हैं। बिल्कुल सटीक। लेकिन अगर एक दोस्त बस में सबसे आगे बैठा है और दूसरा सबसे पीछे, तो वे हैं तो एक ही बस में, लेकिन लूजली लिंक्ड हैं। बीच में किसी और यात्री के आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ये बस वाली उपमा बहुत ही शानदार है। मॉर्गन ने इसी घटना को लिंकेज और पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन का नाम दिया। जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बहुत पास होते हैं तो वे भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम अपने हिस्से बदलते हैं, तब भी ये पास वाले जीन्स अलग नहीं होते। मॉर्गन ने देखा कि मक्खियों में सफेद आंख और पीले शरीर वाले जीन्स बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे। उनमें केवल 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुआ। केवल 1.3%। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सफेद आंख और छोटे पंख वाले जीन्स के बीच 37.2% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। हाँ, इसका मतलब है कि वो उसी क्रोमोसोम पर थे, लेकिन एक दूसरे से काफी दूर बैठे थे। तो इस दूरी का क्या किया गया? इसी डेटा का इस्तेमाल करके मॉर्गन के एक छात्र एल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने एक कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर हम इन जीन्स के अलग होने की आवृत्ति या प्रतिशत को माप लें तो हम क्रोमोसोम पर उनकी सटीक दूरी का पता लगा सकते हैं। वाह! और इस तरह दुनिया के पहले जेनेटिक मैप्स बनाए गए। आज के समय में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जहां इंसान के पूरे डीएनए का नक्शा तैयार किया गया है, उसकी नींव स्टर्टवेंट के इन्हीं जेनेटिक मैप्स पर रखी गई थी। ये सफर सच में हैरान करने वाला है कि कैसे मटर के खेतों से शुरू होकर हम क्रोमोसोम की मैपिंग तक पहुंच गए। और जब हम क्रोमोसोम के रहस्यों को खोल ही रहे हैं, तो ये सवाल भी उठता है कि कुछ विशेष गुण केवल नर या केवल मादा में ही क्यों पाए जाते हैं? हाँ, इसका सीधा संबंध लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन से है। ये पता लगाना कि आखिर लिंग कैसे तय होता है, ये भी तो एक बड़ी पहेली रही होगी। बिल्कुल। लिंग निर्धारण की खोज की कहानी भी कीड़ों के अध्ययन से ही शुरू होती है। 1891 में हेंकिंग नाम के एक वैज्ञानिक कीड़ों में शुक्राणु निर्माण का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा?
उन्होंने देखा कि कोशिका के केंद्रक में एक विशेष संरचना है जो केवल 50% शुक्राणुओं में ही जाती है, बाकी 50% में नहीं जाती। हैंकिंग को समझ नहीं आया कि ये क्या है, इसलिए उन्होंने इसे एक्स बॉडी नाम दे दिया। एक्स बॉडी। और बाद में जब इस एक्स बॉडी का गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये वास्तव में एक क्रोमोसोम ही है और इसीलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा जाने लगा। बिल्कुल। बहुत सारे कीड़ों में लिंग निर्धारण का XO टाइप देखा गया, जहां ये एक क्रोमोसोम ही ये तय करता है कि संतान नर होगी या मादा। क्रोमोसोम की दुनिया के ये नियम बहुत ही स्पष्ट और सटीक थे। इस तरह हमने देखा कि कैसे जेनेटिक्स का विज्ञान एक के बाद एक रहस्यों से पर्दा उठाता गया। मेंडल के गणितीय तर्कों से लेकर क्रोमोसोम के भौतिक व्यवहार तक हर खोज ने अगली खोज का रास्ता साफ किया। सही कहा। अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोया जाए तो ये सफर बहुत लंबा और गहरा रहा है। हमने प्राचीन किसानों के उन ऑब्जर्वेशन से शुरुआत की जहां हमें सिर्फ इतना पता था कि बदलाव होते हैं। हाँ, फिर हम मेंडल के पास गए जिन्होंने अपने मटर के पौधों और शानदार गणितीय तर्कों से ये साबित किया कि लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे सफर करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रकृति कैसे स्नैपड्रैगन के गुलाबी फूलों और मानव रक्त समूहों के जरिए अपने ही बनाए सख्त नियमों को मोड़ देती है। बिल्कुल। और अंततः माइक्रोस्कोप के विकास से लेकर फ्रूट फ्लाई के प्रयोगों तक हमने समझा कि ये जीन्स क्रोमोसोम पर कैसे बैठे होते हैं और उनके बीच की दूरी कैसे उनके भविष्य का फैसला करती है। ये सारा ज्ञान किसी किताब में बंद थ्योरी नहीं है। आज इसी जानकारी के बल पर चिकित्सा विज्ञान जेनेटिक बीमारियों को समझ पा रहा है, उनका इलाज ढूंढ पा रहा है। इसी ज्ञान से हम मानव विकास और अपने शरीर की सबसे जटिल जैविक पहेलियों को सुलझा रहे हैं। सच में ये विज्ञान हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने का एक नजरिया देता है। हमारी हर कोशिका में लाखों सालों का एक इतिहास और हमारे पूर्वजों की विरासत छिपी हुई है। तो आज के इस गहरे अध्ययन को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा से ही उपजा है, लेकिन जिस पर अक्सर बात नहीं होती। वो क्या? अगर हमारी सारी खूबियां, हमारे रूप रंग, हमारी बीमारियां और यहाँ तक कि हमारी कमियां भी सिर्फ क्रोमोसोम पर बैठे जीन्स के गणितीय संयोजनों का ही नतीजा है, तो फिर हमारी ये स्वतंत्र पहचान या इंडिविजुअलिटी जिसे हम इतना महत्व देते हैं, क्या वो वास्तव में हमारी है? बहुत ही गहरा सवाल है। या हम सभी सिर्फ अपने पूर्वजों की जीन्स द्वारा खेली जा रही एक विशाल जेनेटिक लॉटरी का परिणाम भर हैं? ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।